जो हमने टॉपिक शुरू करना है दैट इज द प्लाज्मोडियम और दिस प्लाज्मोडियम इट इज आल्सो कॉल्ड एज द प्लाज्मोडियम सॉरी द मलेरियल पैरासाइट। प्लाज्मोडियम कोई जो मोस्ट कॉमन नेम है दैट इज कॉल्ड एज malarial parasite because it is the causative organism of the disease malaria that is occurring in human being as well as some higher vertebrates जैसे काउज है, देन जो अदर मैमल्स है जो हमारे पेट्स है, गाय, बैल, बर्ड्स, ये एनिमल्स में भी मलेरिया होता है along with the human being। और ह्यूमन बीइंग में मलेरिया एक बड़ा प्रोमिनेंट डिसीज है। हालांकि मलेरिया इट इज caused by the bite of the mosquito। मलेरिया जो होता है, जो लोग आप अभी तक के समझ रहे होंगे कि ये मॉस्किटो के काटने से होता है, दैट इज वेरी करेक्ट। द malaria disease itself is caused by the biting of the specific mosquito that is called as the female anopheles mosquito, but the mosquito it is just the vector। वो जो पैथोजेन है वो ट्रांसफर करने का काम फ्रॉम वन ह्यूमन बीइंग टू अनदर ह्यूमन बीइंग ये मॉस्किटो करता है। सो द causative organism of this malaria it is the plasmodium, and here it is given plasmodium vivax। तो vivax जो ये species है it is most extensively studied, so it is customary to take the example as plasmodium vivax। इसका मतलब ये नहीं है कि only there is the plasmodium vivax, but along with this vivax there is the another 3 to 4 species also of this plasmodium which is also causing some more danger form of the malaria। आगे जब हम लाइफ साइकिल के बाद में जाएंगे स्पीसीज ऑफ द प्लाज्मोडियम, उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट प्लाज्मोडियम की स्पीसीज है और उनसे जो डिसीज होता है उसकी सिवेरिटी कैसी है। तो वाइवेक जो है इसमें एक माइल्ड फॉर्म का मलेरिया होता है जो ज्यादा डेंजरस भी नहीं है और ज्यादा ये उसको इग्नोर करने जैसा भी नहीं है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये मोस्ट कॉमन है इसलिए इसको हमने यहाँ डाला है। अब अगर ये प्लाज्मोडियम में हम क्लासिफिकेशन देखें तो इट इज फ्रॉम द फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम इज प्लाज्मोड्रोमा, क्लास इज स्पोरोजोआ, ऑर्डर इज द हेमोस्पोरिडिया। ये इसका क्लासिफिकेशन है और इसका क्लास जो है दैट इज द स्पोरोजोआ और genus Plasmodium, and there are the different types of the species। अब ये जो इसका क्लासिफिकेशन हमने किया है इसका थोड़ा डिटेल हम देखेंगे। Members of the class Sporozoa are parasites, so locomotory organs are absent in Plasmodium। एक्चुअली जो फाइलम प्रोटोजोआ है that are classified, the whole phylum of protozoa is further classified on the basis of whether uh, the locomotory organelles are present or absent। If present, then what types are they? तो जो लोकोमोशन की एक्टिविटी है ये प्रोटोजोआ में दैट इज कैरिड आउट पर्टिकुलरली विद द सुडोपोडिया। जैसे अमीबा में रहते हैं सुडोपोडिया, the finger like extensions produced by the organism, then there may be the flagella, then there may be the cilia। uh, in this way the various types of the locomotory organelles are either present in the protozoa or they may be absent। So in the class Sporozoa the locomotory organelles are completely absent। So it is the most characteristic feature of this class Sporozoa। और जो स्पोर्स रहते हैं, स्पोर्स एक्चुअली ये हमारे जूलॉजी में बहुत रेयर फिनोमिना है, लेकिन जो
प्लांट्स है, प्लांट्स में अक्सर स्पोर्स रहते हैं, तो स्पोर जो है they are they are moving from one place to another passively with the help of the wind current or the water current. तो ये स्पोर एक जगह से दूसरी जगह के लिए जाने के लिए इनको कोई एजेंट का जरूरी है, क्योंकि इनके पास में अपना मूवमेंट का कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। तो आइदर वाटर और द एयर के वाइन के करंट के थ्रू ये मूव होते हैं। तो ये ऐसे जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं जिसमें कोई मूवमेंट का प्रयोजन नहीं है, उनको स्पोर्स बोलते हैं। तो ये प्लाज्मोडियम भी one of the form of the spore, and so it is placed under the class of this protozoa as sporozoa. Then Hemosporidia ये जो order है, it is showing the diagenetic life cycle. अब ये जो डायजेनेटिक लाइफ साइकिल है इसको थोड़ा समझ लो, क्योंकि आगे जब हम लाइफ साइकिल पे जाएंगे तो वहां आपके फिर ये अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले लाइफ साइकिल जो रहता है ऑर्गेनिजम्स में, that has been divided on the basis of number of host participated in it. वो लाइफ साइकिल में कितने होस्ट इन्वॉल्व होते हैं, बेस्ड ऑन दिस द लाइफ साइकिल इज डिवाइडेड into basically two types, that is the monogenetic in which there is the single host, जैसे एस्केरियास का लाइफ साइकिल है जो खाली ह्यूमन बीइंग में पूरा का पूरा लाइफ साइकिल उसका कंप्लीट हो जाता है, उसको मोनोजेनेटिक बोलते हैं। और other types of the organisms are there which are involving the two hosts in their life history, and that two hosts, one of the host it is called as primary and another one it is called as the secondary or intermediate host. So such organisms which are involving two hosts in the life history, they are called as digenetic. Di means two, and genetic word here stands for the host. So it is the life cycle involving the two hosts, and so the plasmodium is having digenetic life cycle. Life cycle completes its all stages in two hosts. The primary host, it is the human being, where it completes its asexual life cycle, whereas the secondary host is the female Anopheles mosquito, where it completes mainly the asexual part of the life cycle. And the reservoir of the host is the monkey. That is not important for you people. You should you just remember that the digenetic life cycle, it is the life cycle involving the two hosts, और इसमें जो दो host है उसमें से एक primary host, that is the human being, और ये जो human being है इसमें जो life cycle का हिस्सा complete होता है, that is particularly the sexual phase. Secondary host जो है, that is the female Anopheles, where it is completing the sexual phase of the life cycle. Or along with this, acting as the secondary host, this female Anopheles mosquito, it also act as the vector. Vector means it is the biological entity that is carrying the pathogen from one human to another human, or from one host to the another host. तो ऐसा जो host to host कैरी करने वाला जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है उसको वेक्टर बोलते हैं. So now we are going to see some fact about the malaria. Malaria is a mosquito-borne parasitic disease which is caused by the genus Plasmodium, and it is characterized by the episodes of fever, chills, rigors which occurs typically and periodically.
मलेरिया जो है पीछे ये हमने बताया है कि ये मॉस्किटो बॉर्न पैरासाइटिक डिसीज है। तो जो मलेरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है that is the plasmodium, but this plasmodium it is transferred from one host to another one, that is through the uh, mosquito which act as the vector. And ये जो मलेरिया है it is characterized by fever, chills। ये दो इसमें बड़े इम्पोर्टेंट इसके डायग्नोस्टिक फीचर है। चिल्स फॉलोड बाय अ वेरी हाई टेम्परेचर। तो जो इसमें ठंड लगता है दैट इज वेरी वेरी ट्रेमेंडस। चाहे घर के हम पूरे उसको बिस्तर उड़ा दे तो उसका ठंड कम नहीं होता है। और ये ठंड का अटैक कम होने के बाद इमीडिएटली जो बॉडी टेम्परेचर है वो राइज होता है एंड दस इट इज कॉजिंग द फीवर। और फीवर के बाद में जो है ये टेम्परेचर फिर से नॉर्मल होता है। तो ऐसा जो एक साइकिल चलता है वो इन अ वेरी स्पेसिफिक एंड पीरियडिक मैनर। फॉर लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव्ड दैट malaria was caused by the harmful vapors produced by the marshy lands। तो मलेरिया जो नाम दिया है itself it means bad air। Mal means the bed and area means the air uh, coming from these marshy lands। तो पुराने के जमाने में के लोगों को ऐसा मानना था जबकि ये सारे इंस्ट्रूमेंटेशन और ये सब चीजें अवेलेबल नहीं थी। तो चूंकि ये मॉस्किटो जो रहते हैं वो मार्शी लैंड में और जो डैम सॉइल होता है जहाँ पानी वगैरह जमा होता है ऐसे प्लेस में मॉस्किटो ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे एरिया से वो शायद मलेरिया स्प्रेड होता है वो एयर के वजह से ऐसा वो लोगों का मानना था। बट नाउ लेटर ऑन various work has been done on this problem uh, mm, because this malaria it is the one of the biggest global health problem, and every year lots of people's dies on account of the malaria। This malaria actually it is also a fatal disease। Fatal means जिसमें कि मौत होने का भी डर रहता है। तो मलेरिया का प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर न किया जाए या न हो तो फिर जो इंडिविजुअल है दैट में सफर फ्रॉम द सीवियर एनीमिया मींस द ब्लड लॉस या डिफिशियंसी ऑफ द ब्लड। और ऐसा जब ब्लड का क्वांटिटी हमारे बॉडी में कम हो जाता है तो ये एनीमिया इट इटसेल्फ इज अ फेटल कंडीशन और इस वजह से वो इंडिविजुअल का डेथ में कॉज। तो इस वजह से इसको फेटल डिसीज बोलते हैं। और पहले के जमाने में जो माना जाता था कि ये जो एयर आता है फ्रॉम द डैम्प एंड मार्शी लैंड्स, तो इस वजह से उन्होंने इसको नाम दिया था मलेरिया। और मलेरिया का मीनिंग हमने समझा आपको। मेल मीन्स बैड, area means they are coming from such places, bad air। देन अभी हमने बताया कि काफी वर्क इस पे ये प्रॉब्लम पे हुआ। सो द चार्ल्स लेवेरन अ ब्रिटिश मिलिट्री सर्जन फॉर द फर्स्ट टाइम noticed plasmodium in the blood of the malarial patient in 1880। ये जो चार्ल्स लेवेरन था ये हालांकि ब्रिटिश मिलिट्री का सर्जन था और ये इंडिया में पोस्टेड था वो जमाने में ब्रिटिश के पीरियड में। तो 1880 के पीरियड में इसने पहली बार जो प्लाज्मोडियम है वो एक मलेरिया पेशेंट के ब्लड में ऑब्जर्व किया। तो ये सबसे पहला लैंडमार्क था ये मलेरिया की हिस्ट्री का। Then Grassi provided a scientific proof for the specific relationship between Anopheles mosquito and the human malarial parasite। Another worker was that Grassi, who provided the relationship between the Anopheles mosquito and the human malarial parasite। तो Anopheles और प्लाज्मोडियम के बीच का रिलेशन इसने ट्रेस किया
और इसने ये बताया कि जब भी ये एनाफिलस मॉस्किटो, पर्टिकुलरली द फीमेल एनाफिलस, जब भी हम मॉस्किटो का उल्लेख करते हैं तो उसमें फिर फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो ही उसको बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो होस्ट और जो वेक्टर का जो वर्क है वो खाली फीमेल मॉस्किटो के थ्रू ही परफॉर्म होता है. मेल मॉस्किटो इज नॉट एक्टिंग आइदर एज अ होस्ट और एज अ वेक्टर. तो मेल जो एनाफिलस है that is not involved in the life history or along with the plasmodium. It is only the female anopheles mosquito. तो ये जो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है, इट एक्ट एज अ वेक्टर. तो जब कभी ये फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो बाइट करता है हेल्दी ह्यूमन बीइंग को, तो फिर क्या होता है कि ये जो इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलस है, ये अपने सलारी ग्लैंड में जो स्पोरोजाइट्स रखे रहता है वो इंजेक्ट कर देता है ऐसे हेल्दी इंडिविजुअल के ब्लड स्ट्रीम में, और फिर वो जो हेल्दी इंडिविजुअल है इट गेट इन्फेक्टेड. तो ये रिलेशन है सिंपल सा एनाफिलस, फीमेल एनाफिलस और ये जो प्लाज्मोडियम है इसके बीच में. प्लाज्मोडियम तो अपने अपने जाता है फ्रॉम वन ह्यूमन टू अनदर ह्यूमन, but it is this female Anopheles that transfers this sporozoite from one human to another human. वैसे ही जब इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है, इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग है, तो उसको जब ये बाइट करेगा तो उसके ब्लड में जो स्पोरोजाइट्स है वो ये कलेक्ट करेगा, और वो स्पोरोजाइट से फिर इसके बॉडी में क्या होगा, उसका लाइफ साइकिल फर्दर टेक प्लेस, और उसके बाद में अगेन इट विल प्रोड्यूस द स्पोरोजाइट. तो ये पूरा का पूरा जो इसका प्रोसेस है वो हमको इसके लाइफ साइकिल में देखना है. For the time being, you just understand that this malaria it is caused by the parasitic uh, intragenic blood parasite of protozoa, that is the plasmodium. और ये जो प्लाज्मोडियम है इसको इंट्रासेल्यूलर ब्लड पैरासाइट बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे आरबीसी पे अटैक करता है और आरबीसी में रहता है प्लाज्मोडियम. इस वजह से इसको इंट्रासेल्युलर ब्लड पैरासाइट बोला जाता है. और ये जो प्लाज्मोडियम है, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम इट इज कॉल्ड एज द स्पोरोजाइट. तो जिसके वजह से इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्टिव स्टेज मतलब द stage through which the individual it get infected. तो ऐसा जो स्टेज है उसको बोलते हैं स्पोरोजाइट, which is the infective stage. तो अब हमने देखना है स्पोरोजाइट का स्ट्रक्चर. वक्त अभी हमारे पास है तो ये स्ट्रक्चर तक का पार्ट आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा. स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोजाइट ऑफ प्लाज्मोडियम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा पूछ सकते हैं. ये इसका डायग्राम जो कि आपने प्रैक्टिकल में भी ड्रॉ किया होगा, प्रैक्टिकल में भी आपको प्लाज्मोडियम दिया है स्टडी के लिए, और इसका हमारे पास में ब्लड सिमर का फिल्म भी है. उसके थ्रू आप इसके डिफरेंट जो स्टेजेस है प्लाज्मोडियम की ये ऑब्जर्व कर सकते हैं. अब अगर मौका मिला, कॉलेजेस अगर शुरू होते हैं फ्यूचर में, तो शायद आपको देखने को मिलेगा. लेकिन अभी फिलहाल तो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अभी जिस रफ्तार से ये मलेरिया कोरोना ग्रो हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद कॉलेज शायद ही शुरू हो. तो एनीवे, let us go to the structure of this sporozoite. So the sporozoite is a minute sickle shaped uninucleated motile structure that is ranging from 11 to 12 μm length and 0.5 to 1 micron in weight. तो ये जो स्पोरोजाइट यहाँ साइट के डायग्राम में आप देख रहे हैं, क्लियरली आपको दिख सकता है कि इट इज इलोंगेटेड fusiform structure that is pointed at
both the ends or tapering at both the ends, and it is uninucleated. Uninucleated means it is containing a central nucleus. तो जो भी प्रोटोजोन है इसमें जितना भी बॉडी एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन, ऑल दैट एक्टिविटीज आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस. जैसे कि हमारे सेल में भी जो सारा कंट्रोल मैकेनिज्म रहता है दैट इज इन द न्यूक्लियस, वैसे इसका सारा एक्टिविटी कंट्रोल करने वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज द न्यूक्लियस. और ये कार्य काफी लार्ज और कॉन्स्पिक्यूअस होता है इसके बॉडी में न्यूक्लियस, that is somewhat centrally placed. और इसका जो लेंथ है स्पोरोजाइट का that is elongated fusiform spore, और इसका लेंथ it is ranging from 11 to 12 μm. That is the micron. तो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को गिनने का जो यूनिट है दैट इज कॉल्ड एज द माइक्रोन, मिली माइक्रोन. और उसका जो ब्रेथ है मतलब जो चौड़ाई है दैट इज 0.5 to 1 माइक्रोन. It is motile. Motile means it is capable to move or show the movements. That structure it is called as the motile. Vibratory movements or gliding movements. ये जो इसका जो motility है that motility is specifically because of the microtubules that are very closely packed into the body of this sporozoite. और ये microtubules, these are the contractile structures. और ये जो microtubules है they are alternatively contracting and relaxing, and on account of this movement is provided to this sporozoite. That movement it is specifically in the vibratory form. जैसे vibrations रहते हैं वैसे उसकी movement होती है. तो ये पूरी की पूरी movement it is responsible for microtubules. तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स इसके बॉडी में पैक्ड होते हैं. माइक्रोट्यूब्यूल्स मींस द माइक्रोस्कोपिक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स. और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स दे आर द contractile structures, and on account of the microtubules it is capable to show the movements. Now this sporozoite it is externally enclosed by a thin elastic membranous structure that is called as the pellicle. तो इसके बॉडी में जो रहता है सबसे बाहर वाला जो कवर रहता है उसको पेलिकल बोलते हैं. ये यहाँ पेलिकल बताया है. और इमीडिएटली ये जो पेलिकल इज फॉलोड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो सेल को बाइंड करने वाला जो मेम्ब्रेन रहता है दैट इज कॉल्ड एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये जो पेलिकल है दैट इज a protective structure. Body is elongated, slightly swollen in the center. तो सेंटर में जो है इसका बॉडी slightly thick रहता है, thickened in the center, and at this thickened place nucleus is placed and tapering towards the both the ends. और इसका जो बॉडी है दोनों एंड पे ये नैरोर होते जाता है. तो इट इज पॉइंटेड एट बोथ द एंड्स. यहाँ फिर से क्लोजअप में बताया है. अब यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये पेलिकल है, और ये जो इसमें न्यूक्लियस है सेंट्रली प्लेस्ड. और उसके बाद में it is having a apical end, and that apical end is consisting of apical cap. That apical cap is further having a paired organelle, or that is also called as the secretory organelles. तो रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगलिंग मूवमेंट ऑफ द बॉडी. जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हम बता रहे थे that is showing the vibratory movements,
and these vibratory movements here are specifically called as the wriggling movements. wriggling movements क्या रहता है, ये आपको अगर समझना है तो जस्ट यू रिकॉल, आपने कभी वाल लिजर्ड का जो ये टेल है, ये कट के जमीन पे गिरे हुआ अगर कभी देखा होगा, तो गिरने के बाद कुछ देर तक के बड़ा फास्ट मूवमेंट शो करता है, तो वो जो मूवमेंट है, दैट मूवमेंट आर द रिगलिंग मूवमेंट. रिगलिंग मूवमेंट का वैसे मीनिंग है कि द मूवमेंट ऑकरिंग एट अ सेंट्रल प्लेस. तो एक सर्कल के बीच में होने वाली जो मूवमेंट है, उसको रिगलिंग मूवमेंट बोलते हैं. और ये रिगलिंग मूवमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल हमको हमारे घर में देखने में मिलता है थ्रू द टेल ऑफ द वॉल लिजर्ड, हेमिडेक्टिलिस. तो उसका टेल काफी बार उसको कट हो जाता है, या हम जब उसको हमारे घर के बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो हमारे ये जो मारने का हम कोशिश करते हैं, तो वो बहुत सारा टेल पे बैठता है, और उसके वजह से उसका टेल कट जाता है. वो भी एक उसमें स्पेसिफिसिटी है कि वो टेल का जो एक है बलिदान दे के अपना जान बचा लेता है. तो ये टेल गिरते से ही जमीन पे एक बड़ा फास्ट मूवमेंट शो करता है. वो मूवमेंट अगर आप अंडरस्टैंड कर लोगे, तो रिगलिंग मूवमेंट क्या है आपके बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा. एंटीरियर cup-like depression called the apical cap, having three contractile rings and a pair of long, narrow secretory organelles open into the apical cap. ये जो पेयर ऑफ ऑर्गेनेल्स, पेयर्ड ऑर्गेनेल्स हम यहाँ बता रहे थे, that are opening through this apical cap through the micropyle. जो एक माइन्यूट अपर्चर रहता है, उसको माइक्रोपाइल बोलते हैं. And these paired organelles, they secrete the proteolytic enzymes which facilitate the entry of sporocyte into the liver cell. जैसे कि हमने बताया ये इंट्रासेल्युलर पैरासाइट है, तो हस्क के खाली सेल में ही ये रहेगा. तो इसको सेल में एंट्री के लिए ये पेयर्ड ऑर्गेनेल से जो सिक्रीशन सिक्रीट होता है, वो इसको हेल्प करता है बाय dissolving the plasma plasma membrane of the host cells. तो इस वजह से it is capable to bore through the cell of the host, और that secretion it contains the proteolytic enzymes, जिसके वजह से जो मेम्ब्रेन है वो डिसॉल्व हो जाएगा. that are the lytic enzymes, protein lytic enzymes acting on the proteins. तो ये it is the simplest most structure of the plasmodium. और हमने ये बताया कि whole body of this plasmodium, it is closely packed with the horizontally sorry longitudinally arranged microtubules. Along with this, it is also contain some mitochondria, a large and conspicuous nucleus and the paired organelles. तो इसके स्ट्रक्चर में खाली ये बातें इंपॉर्टेंट है. Externally, it is bounded by a thin top elastic membrane, that is the pellicle. तो ये है एक्चुअली जो पेलिकल का पार्ट है, ये बताया है. Centrally, there is a very big conspicuous large nucleus, and the whole body it is horizontally consisting of the microtubules. These microtubules, they give the wriggling movement to this porocyte, and at the apical end there is a apical cap from which are arising long pair of secretory organelle, and these secretory organelle they secrete a proteolytic enzyme which are capable to dissolve the host membrane, and thus this parasite it is capable to get entered
into the hepatic cells of this host. So it is just the structure. Hope you might have understand this.